नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जिसकी नहीं चल रही प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए पढ़ना, अभी भी देर नहीं हुई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद फैक्ट्स एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। हाँ जी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, 1820 और 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? इंपोर्ट किया था ग्रेन्स का यूरोप से, किन देशों ने किया था इंपोर्ट? तो वो आंसर है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इन दोनों ही कंट्रीज ने इंपोर्ट किया था ग्रेन्स का यूरोप से, जिससे जो कृषि की कीमतें थी उसमें गिरावट आई। एक्चुअली 19वीं जो शताब्दी थी उसमें ब्रिटेन में कृषि की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसके कारण जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और कनाडा है उसने अनाज का आयात यानी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था यूरोप से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1787 में लुई 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था? दोस्तों, निर्वासित मतलब a situation in which you are forced to leave your country or home and go to live in a foreign country। तो लुई 16 ने अपने कुलीन को, नोबल्स को, कहाँ मेंबर्स थे जो उनको कहाँ निर्वासित कर दिया था? उनको कर दिया था ट्रायाज में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, स्टेट जर्नल की बैठक कब बुलाई गई थी? मैंने आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया हुआ है 5 मई 1789 को। और टेनिस कोर्ट में खुद को नेशनल असेंबली किसने घोषित किया था? जर्नल स्टेट ने कब किया था? 20 जून 1789 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? एक एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को, जो भी लगता था सरकार को कि इसको हमें जेल में बंद कर देना चाहिए, वो बिना मुकदमा चलाए उसको कैद कर लेती थी जेल में। तो ये कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था रॉल्ट एक्ट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में ये एक्ट का गठन किया था। इसमें सरकार को बिना किसी वारंट के तलाशी, गिरफ्तार और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की एक्सेट्रा बहुत सारी पावर्स दे दी थी। इसको काला कानून भी कहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा तीव्रता से विरोध भी किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया था? एक आइडिया था कि हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। तो ये किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। सोसाइटी को चेंज करने की बात आती है तो कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ये समाजशास्त्री थे, इतिहासकार थे और अर्थशास्त्री भी थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा वकालत की है कि समाज को वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक लेवल पर विश्लेषण की ज़रूरत है और इन्होंने इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन का जो स्टार्ट है वो किया था संत विनोबा भावे ने 1951 में, और ये आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। और इस वाले आंदोलन का जो समर्थन किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था और विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधीवादी जो विचार थे, थॉट्स थे, उनको भी शामिल किया था। तो इसका आंसर जो सी है यानी ऑप्शन 3 है, ये वाला, ये गलत है, इसने नहीं किया था। संत विनोबा भावे ने किया था 1951 को। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही है। देखते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB का फेवरेट टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789, चर्च और पादरियों में सुधार 1787, बास्टील के पतन की पहली वर्षगांठ 1788। तो दोस्तों जो बास्टील का जो पतन हुआ था वो हुआ था 1789 को। तो एक साल बाद बनाई जाएगी वर्षगांठ, तो यानी फर्स्ट एनिवर्सरी तो कब होगा ये 1790 को, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, और तब तो रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इनका कैसे सुधार हो सकता है उस टाइम पर, तो ये भी गलत है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, ये है 1789 को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल एक ही सही है। और दोस्तों जो चर्च और पादरियों में सुधार था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो पादरियों का नागरिक संविधान था वो 12 जुलाई 1790 को रोमन कैथोलिक चर्च था, उसके आधार पर पुनर्गठित करने का एक प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। बहुत इजी है ये, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये जो नारा दिया था वो अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज के लिए दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने और कौन से नारा दिया? जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इन्होंने बुक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल, कब लिखी थी? 1942 में लिखी थी। और गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का जो संबोधन किया था वो भी सुभाष चंद्र जी ने किया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। दिल्ली को कब कैप्चर कर लिया था? तो दिल्ली पर कब्जा किया था 20 सितंबर 1857 को। और दिल्ली में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके वास्तविक नेता कौन थे? उस टाइम थे बहादुर शाह द्वितीय के सेनानायक जनरल बख्त खां और खान बहादुर खां थे। और दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान जो अंग्रेज कमांडर थे वो कौन थे? जॉन निकोलसन। इनकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम पर। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? जो सॉल्ट सत्याग्रह था 1930 में हुआ था वो कौन से मूवमेंट का पार्ट था? तो वो पार्ट था दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। ये दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का है 1930 को, और ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार ने उसका समर्थन नहीं दिया था। तो इसी के कारण गांधी जी ने 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों को लेकर दांडी मार्च करने लगे, पद यात्रा की, चलकर यात्रा करी, और 24 डेज के बाद उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा तय की और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर जाकर नमक कानून का जो उल्लंघन करा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह। और ये किसका पार्ट था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? खुदाई खिदमतगार मूवमेंट था, उसका लीडर कौन था? उसका लीडर था अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनका जो बॉर्न था वो पाकिस्तान में हुआ था 1819 ईस्वी को, और इन्हें सरहदी गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां जैसी उपाधि या उपनामों से भी जाना जाता है। 1987 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों बॉम्बे प्लान के नाम से। ये 1945 में हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा प्लान रहा है। 1944 से 1945 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की थी इसे। इसमें भारत के लिए आर्थिक विकास की यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की योजना बनाई गई थी, ताकि जो देश की आर्थिक विकास है
वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था, तो ऑप्शन नहीं किया था तो पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, और इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और देशी रियासतों ने के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या किया था? बहिष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। ये सेकंड, 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो दोस्तों आंसर है दोनों ही ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो 20th सेंचुरी में मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स स्टार्टिंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेवोल्यूशन, और इन द 19th सेंचुरी it only included the member of worker and peasants। 20वीं सदी की शुरुआत में जो इंटेलेक्चुअल्स थे और बुद्धिजीवी थे यानी और मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और 19th सेंचुरी में जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शामिल कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? तो दोस्तों आंसर है सोशलिस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सोशलिस्ट है उनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्यक्ति अलग अलग रहते हैं या काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। एक समाजवादी जो समाज होता है दोस्तों वो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, और इसका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बना देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन DSSB का फेवरेट क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो टेनिस कोर्ट की ओथ कब ली थी? 20 जुलाई 1789। उसके बाद क्या किया था? जो थर्ड स्टेट था उसने खुद को क्या बोल दिया था कि नाउ वी आर नेशनल असेंबली, और ये तब तक भंग नहीं होगी नेशनल असेंबली तब तक जब तक हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। ठीक है ना दोस्तों, जाके वॉच करें फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन 16, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट कब किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ये दोनों भाई थे, और किसके नेतृत्व में किया था ये पूछेंगे तो बता देना, खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था, और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया था दोस्तों, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का काम किया था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब कब्जा लिया? तो दोस्तों अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया था किंगडम ऑफ अवध, वो कब किया था? 1856 में। और ये किसने ऑर्डर्स दिए थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था कि जो किंगडम है इसमें मिस रूल हो रहा है, यानी कि कुशासन हो रहा है, और अंग्रेज ने इस राज्य को इसलिए कब्जा लिया, गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर ये वाला जो किंगडम था उसको कब्जा लिया। और ये 1857 में जो होने वाला विद्रोह था उसका एक मेन रीजन भी था, क्योंकि अवध के विलय से क्या हुआ, भारतीयों में गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या बात हो रही है, आप सबकी सब मतलब किंगडम्स को जोड़े जा रहे हो अपने साथ ब्रिटिश लोग, तो वो लोग परेशान हो गए थे ब्रिटिश सरकार से इस चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी या रूस की कम्युनिस्ट पार्टी? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने रूसी क्रांति
का नेतृत्व किया था। और इसमें जो क्रांति थी वो 2 फेजेस में देखी जाती है, फरवरी क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। तो इसमें जो लीडरशिप निभाई थी रशियन रेवोल्यूशन में, तो वो निभाई थी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1789 में थर्ड स्टेट का जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था जीन सिलेवन बेली। इन्हें चुना गया था थर्ड स्टेट का अध्यक्ष। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो दोस्तों एक बार जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन डिटेल में कर लीजिए, ताकि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, आप इजीली उसका आंसर कर पाएँ। इसी नहीं, जो टेनिस कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही थी, जो हम सब ये लोग बोल रहे थे थर्ड स्टेट वाले कि अब हम नेशनल असेंबली हैं, इसको वहाँ पर अध्यक्ष चुना गया था। और कब करा था टेनिस कोर्ट में ओथ कब ली थी? 20 जून 1789। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। पेट्रोग्राड में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? देखिए ये आ गया रशियन रेवोल्यूशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है। एक्चुअली अमेरिकन रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइएगा। तो पेट्रोग्राड में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? तो वो है फरवरी क्रांति, फरवरी रेवोल्यूशन। वहाँ पर अनाज की फूड शॉर्टेज हो गया था, जिसके कारण में रोटी की कमी हो गई थी और रशियन रेवोल्यूशन छिड़ गया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ आए। जल्दी मिलेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल सके। थैंक यू।